नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का द गुड नाइट करंट अफेयर शो में। करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग करंट अफेयर के कुछ पहलुओं पर, जिसमें हमारी चर्चा होगी आज के टोटल 20 प्रश्नों पर, 20 या 20 के आसपास प्रश्नों पर। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के तहत जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे वो आपके होंगे क्या, वो पहली जो पॉइंट होगी कुछ कोरोना वायरस है, इसको लेकर कुछ अपडेट हैं उन पे हम आप पे बात करेंगे। कुछ उनसे जो न्यूज़ है, उनसे प्रश्न है, उन पे हम बात करेंगे। तो आज की पहला प्रश्न होगा, बिना किसी देरी के आपको पहले बता दें आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। समय हो रहा है शाम के 8 बज रहे हैं और दिन है रविवार। आज रविवार को ऑफ नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि आज यूपी स्पेशल की क्लास ऑफ कर दी गई थी 2 बजे वाली। शाम को एक क्लास जारी रहेगी, क्योंकि ये करंट अफेयर शो की क्लास है। आपको करंट से अपडेट करना है, जो चीज़ें आपकी छुट्टी हुई हैं उसे हम कवर कराएंगे। ये वीडियो यूपी के एग्ज़ाम, एमपी के एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे आर ओ हो, एमपी के जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उन सबके यानी जितने भी आपके उत्तर भारतीय हिंदी भाषी क्षेत्र के, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सबके एग्ज़ाम को ये कवर करता है करंट अफेयर। तो ठीक है, आज के पहले प्रश्न आप लोगों की स्लाइड पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अभी तक इसका बहुत पुख्ता सबूत तो मिला नहीं है, जांच चल रही है। पहले महामारी से लोग निपट लें, उसके बाद इस पर विचार करें। लेकिन फिर भी अभी तक जो मानी जा रही है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सर्प, दूसरा है छिपकली, तीसरा पेंगोलिन और चौथा है मछली। तो अब तक जो सबसे एथेंटिक सोर्स माना गया है उसे पेंगोलिन माना गया है। पेंगोलिन का आपको इमेज हमारे पीपीटी में आपको दिख रहा होगा। ये है पेंगोलिन, और पेंगोलिन से ही अब तक ये माना गया है कि इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका जो वाहक है ये पेंगोलिन है। ओके, और कहाँ से उत्पत्ति हुई है आपको पता है? चीन का एक शहर है जिसे बोलते हैं वुहान। चीन के वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अन्य डिटेल अगली स्लाइड में हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस को किस अन्य नाम से भी ना जाना जाता है? यानी कोरोना वायरस का कई नाम हैं। आपको समय समय पर WHO ने भी कुछ नाम बताए, सुझाए। तो पहला नाम आपको मिल रहा है SARS-CoV-2। क्या ये सही है? आप जानिए। दूसरा कोविड-19, इसी को तो WHO ने नाम दिया था। तीसरा 2019 NCOV। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों नाम आपको मिले हैं, ये तीनों नाम कोरोना वायरस के हैं, और समय समय पर देखेंगे इस नाम की घोषणा WHO ने की है। और आप देखेंगे जो SARS-CoV नोवेल कोरोना वायरस है, ये जो ऑप्शन ये है, ये आपके जो वायरस है कोरोना का, इस वायरस का रियल नाम यही है। और जो कोविड-19 है या 2019 नोवेल कोरोना वायरस, ये तो बाद में नाम रखे गए हैं, लेकिन जो रियल नाम है वो ये है। अब आपको एक चीज़ और जानना होगा कि SARS का फुल नेम क्या है। तो दोस्तों, सर एक्यूट रिस्पायरेटरी कोरोना वायरस 2 ये बोला जाता है इसका पूरा नाम। ओके, यानी ये श्वसन संबंधी एक बीमारी है, सांस संबंधी एक बीमारी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, इस पे हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियर होगा, इसका उत्तर एक बार फिर बता देते हैं। इसका उत्तर है एबव ऑल 1 2 3, यानी डी इसका सही जवाब है। आगे चलिए अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले विश्व के पहले प्रधानमंत्री कौन है? विच इज द फर्स्ट PM इन द वर्ल्ड जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, विच इज अफेक्टेड विद कोरोना वायरस। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है कहा किस देश के हैं? जापान। ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, एंड ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो इसका जो सही जवाब है आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन हैं, कमेंट में आप जवाब देते रहिए। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम आप जानते हैं, जॉनसन बोरिस। ये आप पहले इफेक्टेड होने वाले, पहले प्रभावित होने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बोरिस जॉनसन। कलर चेंज कर लें, इस कलर से जी, बोरिस जॉनसन इनका नाम है। ये पहले
प्रभावित होने वाले अगर कोई प्रधानमंत्रियों में प्रभावित हुआ है, राष्ट्राध्यक्षों में कोई पहला प्रभावित हुआ है तो वे कौन है? ये आपके हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राज परिवार यानी ब्रिटेन का जो राज परिवार है उसमें सबसे पहले कौन सा कोरोना वायरस जिनको हुआ था? तो हुआ था ये प्रिंस चार्ल्स को। प्रिंस चार्ल्स इससे पहले प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से इंडिया ओरिएंटेड ये प्रश्न है, आप यहाँ से देखिए और इस प्रश्न को अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी में राज्य द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, कौन सा योजना और राज्य सही सुमेलित हैं? पहला अभियान ब्रेक चेन अभियान, उसके सामने एक ऑप्शन दिया गया है केरल। 2 नंबर में दिया गया ऑपरेशन शील्ड, उसके सामने ऑप्शन है दिल्ली। और 3 में दिया गया है कोविड केयर ऐप, उसके सामने है अरुणाचल प्रदेश। और 4th में है वी सेफ टनल तेलंगाना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अभियान है या योजना है या एप्लीकेशन है, ये चारों किस किस राज्यों के द्वारा चलाई गई हैं, उसके सामने राज्य दिए गए हैं। क्या ये सही है या गलत, ये आपको चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ये मतलब पहला जो विकल्प है, जो पहला ये नंबर है, 1 नंबर में ब्रेक द चेन, ये केरल के द्वारा ही चलाया गया था, एकदम ये सही जवाब है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड, इसकी अगर हम बात करें तो ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली के द्वारा ही चलाया गया है, ये भी आपका सही मैच है। ऑपरेशन जो तीसरा है कोविड केयर ऐप, ये किसने चलाया है? कोविड केयर ऐप को अरुणाचल प्रदेश ने ही चलाया है, बिल्कुल ये सही जवाब है, गलत नहीं है। अगला क्या है? वी सेफ टनल ये तेलंगाना के द्वारा ही चलाया गया, यानी उपरोक्त चारों सही हैं। ऑप्शन होगा सही आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चले तो थोड़ी सी हम आपको ब्रेक द चेन अभियान और ऑपरेशन शील्ड की डिटेल कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ब्रेक द चेन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? जैसा कि आपको पता है ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। अभी हमने आपसे इसमें चर्चा की कि केरल ने ब्रेक द चेन अभियान चलाया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो कोरोना वायरस का जो एक चेन बनता है कि किसी को परिवार में हो गया या किसी व्यक्ति को हो, उससे संक्रमण का जो चेन बन रहा था एक, उस चेन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ये चलाया गया। इसके लिए कौन सा मेजर लिया गया? आइसोलेशन, लोगों को अलग रखा गया, क्वारंटीन किया गया, ये सब जो मेजर लिए गए हैं, ये सब मेजर लिए गए हैं। और क्या? ब्रेक द चेन करने के लिए मास्क का प्रयोग किया गया, यानी जितने कोरोना से बचने के लिए जितने उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग किया गया इस क्यों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत। तो ये प्रोग्राम लाया था कौन सा? केरल राज्य ने। ओके, तो ये आपको जानना था केरल के बारे में। ब्रेक द चेन महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लाया गया। दूसरा हमें जो बात करना था, आपसे हमें चर्चा करनी थी ऑपरेशन शील्ड के बारे में। तो देखिए ऑपरेशन शील्ड की पहले आप स्पेलिंग लिख लें तो आपके लिए अच्छी होगी, SHIELD। इसमें एक शब्द से एक अलग अलग मीनिंग है। देखिए जो कोई एरिया ऑपरेशन शील्ड के तहत दिल्ली सरकार की योजना है, आपको केजरीवाल चाचा देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इसमें पहले यस का मतलब है जिस एरिया में कोरोना वायरस के लोग हैं उस एरिया को सील कर दिया जाए, उस एरिया को बंद कर दिया जाए, बंदी कर दी जाए। दूसरा क्या है? दूसरा है वहाँ के लोगों को अगर ज़्यादा बड़ी संख्या में है, सरकार नहीं रख पा रही है, तो उनको होम क्वारंटीन किया जाए। जो संक्रमित है उन्हें लाकर सरकार के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, और जो वहाँ पर घर में जिनमें आशंकाएं हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए, पीपल को, लोगों को, इस एरियाओं को। ये एच का मतलब था। आई का मतलब क्या है? लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा, आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तीसरे में अगर हम बात करें तो तीसरा आप देखेंगे जो यस की बात हो गई, एच की बात हो गई, आई की बात हो गई, जो ई है, ई का अर्थ है इसेंशियल सर्विस, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की सप्लाई की जाए, जैसे फूड हो गए, खाने पीने की जो भी सामान है, जो आइसोलेशन लोग हैं, जो आइसोलेशन कर दिया गया है, उन तक पहुंचाया जाए, जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। ये ई का है। यल का मतलब है कि जितने भी स्थानीय क्षेत्र हैं जहाँ पर संक्रमण हुआ है वहाँ के लोगों को सैनिटाइजेशन उपलब्ध कराए, सैनिटाइज कराया जाए, वहाँ से पूरे कोरोना वायरस को मारने के लिए पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन से कराया जाए। तीसरा डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है कि डोर टू डोर
जो घर घर तक जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की उनको पहुंचाया जाए। तो ये आपका ये जो ऑपरेशन शील्ड है ये दिल्ली के द्वारा लिया गया है। इसको लेकर आपसे कथन वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसके पूरी चीज़ को डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की। एक चीज़ और जानना है, जो दिल्ली है, दिल्ली एक और योजना चला रही है जिसका आपके लिए नाम जानना होगा, 5T योजना। यह भी कोरोना वायरस के लड़ने के लिए ही यह भी योजना चलाई जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। ओके, आगे चलें, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, तो कुछ योजनाएं हैं, कुछ सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही हैं जो भारत के अन्य राज्यों में भी हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसे होल्ड रखेंगे। इसके पहले कुछ प्रश्न लेंगे, हो सकता है वो प्रश्न यहीं से सॉल्व हो रहे हों। देखिए, समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी देखिए, समाधान ऑनलाइन मेगा जो चैलेंज है, इसे अगर आप देखेंगे तो यह भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है। अब देखिए, बात करते हैं क्या, देखिए विचार करना है कथनों पर और सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, इसको मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा, इस चैलेंज का उद्देश्य कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करना है। जी हाँ दोस्तों, ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव भी सही है। इसके दोनों कथन सही हैं, यानी ये दोनों तरह से सही है। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट आंसर। चले, ये है आपका मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान। ठीक है, इसके तहत ये देखेंगे आपकी मिनिस्ट्री है MHRD, जिसके द्वारा ये चलाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठे पे चलते हैं, नमस्ते ओवरहैंड सेट। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। आप देखिए, ये जो हैंड सेट लिखा है, हैंड शेक है, हाथ मिलाने वाला, गलत टाइपिंग की वजह से ये चीज़ हुई है। कोई बात नहीं, हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। है क्या, नमस्ते ओवरहैंड सेट अभियान किस राज्य के द्वारा कोरोना से बचने के लिए चलाया गया है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन इज झारखंड। तो देखिए, नमस्ते ओवरहैंड सेट अभियान चलाया गया है ये कर्नाटक के द्वारा। ये है अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाया गया है। और कर्नाटक राज्य ने इस अभियान के तहत क्या किया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको है नमस्ते ओवरहैंड सेट। ठीक है, इसके तहत क्या किया उन्होंने कहा कि आप जो बम करते हैं, हैंड से हैंड लड़ाते हैं, उसे आप रोकें। फिर क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की कॉलोनी से दूर रहें और क्या, हाथ ना मिलाएं। इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया इन्होंने नमस्ते ओवरहैंड सेट के तहत। इसी से रिलेटेड एक अभियान और होगा जिसकी हम आपसे भी हो सकता है आगे चर्चा करें। चर्चा तो हम सबकी करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कहीं प्रश्न में वो ना आ जाए। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है सी। लेकिन यही आपको हम बता दें, तेलंगाना ने भी एक अभियान चलाया है। क्या चलाया है? अभी आपको प्रश्न में मिला था, क्या था? वी सेफ टनल। ये अभियान था, वी सेफ टनल तेलंगाना ने चलाया है। बिहार ने भी चलाया है। तो बिहार ने कौन सा चलाया है? ब्लू से देखते हैं। बिहार ने अपने ही नाम से चलाया था, बिहार कोरोना सहायता ऐप नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोरोना से बचने के लिए। झारखंड की बात कर लें, झारखंड ने स्टार्ट किया था प्रज्ञाम। एक प्रज्ञाम नामक ऐप है जिसकी शुरुआत झारखंड ने की थी। तो ये चारों से जितनी स्टार्टिंग थी उनकी हमने चर्चा की। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। भारतीय सेना, विराट एनजीओ, एक एनजीओ है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उपरोक्त सभी के सहयोग से। तो देखिएगा, जो नमस्ते अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया? आप लोगों के कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ऑपरेशन नमस्ते है ये चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने किस उद्देश्य से चलाया था? भारतीय सैनिकों में जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये चलाया गया था, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को वहाँ पर रोका जाए। इसके तहत वही मेजर है कि आप हैंडशेक ना करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। आपको दिख रहा होगा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए छेड़ा ऑपरेशन नमस्ते। किसने से छेड़ा है? भारतीय सेना ने छेड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमें लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्लियर हो गया होगा।
आगे चले अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना समाधान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसलिए उस मैप में जो आपको इंडिया वाला मैप ने आपको दिखाया था, वहाँ पर राज्य वाइज हम डिस्कस करेंगे जितने हमारे पास डेटा है, लेकिन इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि आगे मिलेगा ये। अभी हमने देखिए यहाँ पर प्रज्ञान की हमने बात आपसे कर ही ली थी कि प्रज्ञान किसने शुरू किया था? झारखंड ने। अतः आपके पास एक ऑप्शन कम हो गया, केवल 3 में चयन करना, इसलिए मैंने नहीं किया था। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के समाधान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन में आपको सही चुनना होगा। ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी कोरोना कवच एंड ऑप्शन सी आरोग्य कवच एंड ऑप्शन डी प्रज्ञान है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए आरोग्य सेतु जो चलाया गया है ये भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है। लोगों के मोबाइल में कुछ समय तक पुलिसकर्मियों ने बहुत तेज़ी से लागू किया था, और ये करता क्या था, ये जो पीड़ित थे उनकी डिस्टेंस समय दूरी के अनुसार माप कर बताया जाता था कि आपके 1 किलोमीटर एरिया में कितने कोरोना एक्टिव केस हैं। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ। क्यों? ये उनके स्वयं के डिसीजन पर निर्भर करता है कि उन्होंने आज रेक्टिफाई किया है या नहीं। ये बाइंडिंग नहीं था कि सही डेटा दे, जिसकी वजह से बाद में इसे इसकी जो तीव्रता थी लागू करने की, इसे कम कर दिया गया है। अब बात कर लें, पहला तो आरोग्य सेतु यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा नहीं चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, यानी ये ऑप्शन नहीं है। बी पे विचार करें, कोरोना कवच। तो कोरोना कवच क्या इसने स्टार्ट किया था? जी नहीं, कोरोना कवच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश ने किसको लॉन्च किया? प्रज्ञान को? जी नहीं, प्रज्ञान को लॉन्च किया था हमने बताया झारखंड ने। तो ऐसे में जो सही जवाब बच रहा है वो है आयुष कवच। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था आयुष कवच। और देखेंगे आयुष उत्तर प्रदेश का एक विभाग है, उसकी तरफ से लॉन्च किया गया था आयुष कवच, और ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? कोविड-19 से बचाव के लिए। ओके, क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलें। ये सब देख रहे हैं, जितने भी प्रश्न हैं ये हमने आपके लिए स्पेशल लेकर आया है, कोरोना स्पेशल। यानी जितने भी कोरोना वायरस से कोविड-19 से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं थी, जितने प्रश्न हो सकते हैं, उसको हमने कवर करने की कोशिश बहुत ही डिटेल में की है। हमारा एक ये प्रयास था। तो ठीक है, हम प्रयास में सफल होंगे तब जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाएंगे। कोरोना से तो प्रश्न आने तय हैं, लेकिन कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कोरोना वायरस का नहीं है? बहुत ही सिंपल, इसे सब लोग जानते होंगे, हर एक आदमी जानता होगा। अगर नहीं जानते तो अपने ज्ञान को और यहीं पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले। देखिए, ऑप्शन ए सूखी खांसी, जी हाँ बिल्कुल होती है। ऑप्शन बी कौन सा नहीं है, चूज करना है। निमोनिया सुना है तो ये भी होती है। गुर्दे का कार्य न करना, जी हाँ यह भी होती है। कब होती है? आप देखेंगे जब ये दोनों स्थिति बहुत आगे निकल जाती हैं और मनुष्य के पास और भी बीमारियां होती हैं, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से मनुष्य का जो गुर्दा होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। और आपको इसमें कुछ विशेष बता दें, इसके लक्षण में और आपको दिखा दें कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें छूट गई हैं। देखिए, कोरोना वायरस के लक्षण में सिर दर्द होता है, सूखी खांसी आती है, छींक बार बार आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, इसीलिए इसे श्वसन संबंधी बीमारी में भी रखा गया है। किडनी फेल हो सकती है, गुर्दा फेल हो सकता है, बुखार जो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होगा। गलती से सेल्सियस मत करिएगा दोस्तों, बार बार आप लोग ये गलती करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। नहीं, 100 फ़ारेनहाइट होता है, वो सेल्सियस नहीं होता। प्रश्न में आपको कहीं 100 डिग्री सेल्सियस करके दे दिया तो आप सही मार्क के आ जाएंगे, ये गलत होगा। ठीक है, अब फिर देखें इसके लिए क्या है, पहले बुखार आएगा, फिर सूखी खांसी आएगी, हफ्ते भर ये स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ, कुछ मरीजों के साथ इलाज में अस्पताल जाना पड़ सकता है, और जब स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है तो लोगों की मृत्यु तक हो रही है इस वायरस की वजह से। ये बातें तो आप जान ही रहे हैं। भारत में ही न सिर्फ पूरे विश्व में ये महामारी का रूप ले चुका है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? WHO द्वारा
WHO आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे तो आप लोग परिचित हैं। बार बार हर महीने इसके बयान आते हैं, अक्सर बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन जो कुछ कहता है कुछ आधारों पर कहता है। अलग बात है उसमें सत्यता बाद में ना हो, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, कहते हैं क्या, WHO के द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा कब घोषित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WHO ने कब ये कहा था कि ये कोरोना वायरस एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा है, हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, कब कहा था? ऑप्शन आपके पास है, ये एकदम हूबहू PCS वाला प्रश्न हमने इसे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किसके, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके आधार पर बनाया है। ऐसे ही आप देखेंगे BPSC में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, MPPSC में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो डरने की बात नहीं है कि हमने केवल यूपी को फोकस किया है। आइए, ऑप्शन ए 28 जनवरी 2020 को, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन सी 22 मार्च 2020 को, और ऑप्शन डी आपका 30 जनवरी 2020 को। तो सब डेट इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। देखेंगे 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस वुहान में दिखा था पहली बार, और 22 मार्च के बाद आप देखेंगे भारत में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया थी उसे बढ़ा दी गई थी, और ये इसका सही जवाब है वो है 30 जनवरी 2020 को। ये क्या हुआ था, इसे कोरोना एक इंटरनेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, जहाँ पे कोरोना का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और जगह जगह इसके प्रभाव को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किस वैश्विक संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है? देखिए, हमने राज्य के साथ कि भारत से हमने अपने प्रश्न को 3 लेवल बना रखा है, तीनों लेवल पे आपने डिस्कस किया है। पहले हमने राज्य के स्तर के कुछ प्रोग्राम को लिया, फिर केंद्र के, और फिर इंटरनेशनल। अब ये इंटरनेशनल लेवल के स्थान पर हम प्रश्न दे रहे हैं। ये आपको पिछला प्रश्न भी उसी लेवल का था जहाँ पर WHO ने कब घोषित की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन, वही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और सी यूनाइटेड नेशन एंड डी UNFCCC। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, और सही ऑप्शन अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो सही जवाब होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो लोग ये गेस कर रहे थे या ये कमेंट कर रहे थे कि WHO होगा, गलत कर रहे थे। ये शुरू किया गया था किसकी वजह से? ये आपका प्लेटफॉर्म का नाम है, आपके सामने है, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म, और इसका ये लोगो आप देख रहे होंगे, ये वाला। और क्या, ये शुरू किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है एग्जाम में। अब हम सतत विकास के प्रश्नों पर आ गए हैं। तो अब तक हमने जो आपको वादा किया था कि हम आपको जितने भी राज्य में मैप वाला खोल के दिखाया था वहाँ पर हम राज्य वाइज डिस्कस कर देंगे। तो आ जाते हैं उसी मैप पर, ये वाला आपको इमेज याद आ रहा होगा, क्योंकि अगर हमने वादा किया है तो हम पूरा जरूर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये वादा खिलाफी होगी हमारी। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हमने आपसे बात किया था केरल सरकार के बारे में। ये केरल दिख रहा है, केरल सरकार ने लॉन्च की थी कौन सी योजना? ब्रेक द चेन, हमने आपको बता दिया है। दिल्ली सरकार की हमने बताई थी आपको, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने 2 योजना लॉन्च की थी, एक 5T और दूसरा हमने बताया था क्या, ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, ये दिल्ली की बात हो गई, सर्किल बना रहे रहते हैं। तीसरी हमने बताई आपको पांडिचेरी की। देखिए ये पांडिचेरी है, पांडिचेरी ने क्या लाया था हमने बताया था, अब सुन लीजिए। पांडिचेरी ने शुरू किया था नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप पांडिचेरी ने शुरू किया था, और किस उद्देश्य से? कोरोना वायरस से बचाव के लिए। ओके, एक नया आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला इस वाले स्लाइड में। आइए एक और देते हैं, झारखंड को हमने बताया था, झारखंड ने क्या शुरू किया था, याद आ रहा होगा आपको, प्रज्ञाम। ये 2 बार आपके प्रश्न में आ चुका है अभी अभी। ठीक है, प्रज्ञाम इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का हमने चर्चा की थी, अरुणाचल प्रदेश का भी हमने प्रश्न में कवर किया था। इन्होंने शुरू किया था क्या, कोविड-19 केयर ऐप, यानी कोविड केयर ऐप इन्होंने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल की बात हो गई। बिहार की हमने बताई थी आपको, रेड कलर में ले चलते हैं बिहार को, क्योंकि अब बड़ा खतरनाक हो गई स्थिति वहाँ पर चल रही है आजकल। बिहार में आप देखेंगे, बिहार ने शुरू किया था बिहार कोरोना सहायता ऐप करके। ठीक है,
एक और सरकार की अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिसमें अनलॉक 4 भी आया है और सरकार ने निर्देश दिया है कि अब राज्य अपने अंदर कितनी भी स्थिति खराब हो जाए स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो ये भी एक अपडेट है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अगला जो इसमें देखिए तेलंगाना है, आपको ये तेलंगाना दिख रहा होगा, जो महत्वपूर्ण हमने उन्हें कवर किया है। तेलंगाना ने हमने बताया था क्या स्टार्ट किया था, वी सेफ टनल, ठीक है, ओके। इसके अलावा तेलंगाना के अलावा और कौन सी बात के लिए, तेलंगाना के अलावा आपको चर्चा करनी है कर्नाटक की। कर्नाटक की क्या किया था, इन्होंने हमने दिखाया था अभी प्रश्न में, नमस्ते ओवर हैंडशेक इन्होंने स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश ने क्या किया था, यूपी ने किया था आयुष कवच। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो और बात करें हम महाराष्ट्र की, हम बात कर लें यहाँ पर, तो महाराष्ट्र ने कुछ चीज़ें की थी जिसकी हमने आपको पिछले वीडियो में बात कर ली थी। एक तो उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट प्लेटिना प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। दूसरे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि कैशलेस बीमा कोरोना वायरस के दौर में कवर करने वाला पहला स्टेट भी बनने का दर्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो ये थे कुछ डिटेल, कुछ राज्यों के जो बड़े महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने कुछ कदम उठाए थे और इसके हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे बात करेंगे। हमने बात की, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। अगर कुछ बच रहा है तो उसे आप सेल्फ कर लेंगे, नहीं ना, बचना तो नहीं चाहिए। जितने इम्पॉर्टेंट थे उनको हमने कवर किया, चाहे यूपी हो, आंध्रा, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, ये सब जितने महत्वपूर्ण थे हमने कवर किए। तो आइए अब चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे आपसे। ये हमने प्रश्न डिस्कस किया था। इस प्रश्न के बाद हमने बात करना था कोरोना के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक या सस्टेनेबल गोल SDG सूचकांक के बारे में, जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। यहाँ से हमें अब आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस से रिलेटेड इतनी हमने बात कर ली है, आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ही बता दें, एक चीज़ हमें और ध्यान में आ गया है तो इन्हें क्लियर कर देते हैं कि देखिए जो कोरोना था, कोरोना को लेकर स्टेट को आपने देखा, जो सेंटर है, सेंटर ने भी कुछ योजनाएं चालू की हैं। इनकी अगर हम बात कर लें आपसे नहीं तो शायद और अच्छा हो जाए। तो आइए एक ब्लैंक पेज अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो उस पर हम लेकर थोड़ी सी चीज़ें और चर्चा कर लेते हैं। आज ये ब्लैंक पेज है। देखिए सेंटर ने और क्या स्टार्ट किया है, केंद्र सरकार की तरफ जो मंत्रालयों ने स्टार्ट किया है, हमने आपको बताया कि एक कोरोना कवच स्टार्ट हुआ है। ये किसने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, याद रखिएगा। दूसरा, भारत सरकार ने हमें बता ही दिया है कि आरोग्य सेतु स्टार्ट किया था। तीसरा, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की बात हो गई थी कि समाधान मेगा ऑनलाइन योजना चैलेंज स्टार्ट किया था। एक स्टार्ट और इसी में हुआ था, वो हुआ था करुणा पहल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी के लिए मैं स्लाइड में वापस आया था क्योंकि तीनों की मैंने बात कर ली थी। करुणा पहल स्टार्ट की गई थी सिविल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कौन है महत्वपूर्ण, एक दो और आपको जानना है, जो एक तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो हमने बता ही दिया था कि ऑपरेशन नमस्ते किसने स्टार्ट किया था, भारतीय सेना प्रश्न में था। एक और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो कौन सा है, बड़े आराम से डिलीट करके आपको हम बताते हैं, वो है लाइफ लाइन उड़ान। ये स्टार्ट किया गया है नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने के लिए जो बना है नागर विमानन मंत्रालय, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे हमने केंद्र की सारी योजनाओं को डिस्कस कर ली जो कोरोना से रिलेटेड हैं, स्टेट ने जो महत्वपूर्ण लॉन्च किए थे उसको, और विश्व में जो कुछ वर्ल्ड में जो हुआ था यानी उसको भी हमने किया। ऐसे में WSCS हमने बात कर ली, यानी वर्ल्ड में, केंद्र सेंटर में और स्टेट में। तो आ जाइए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हम थे 12 या 13 पे, वहाँ से हम डिस्कस करते हैं। आगे आइए, इस प्रश्न पे हम लोग काफ़ी देर से फंसे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना कंप्लीट करना था, जो उससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे वो हमने कर लिया है। कॉन्फिडेंस में पूरा रहिएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। आगे आइए, एकदम रेडी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके पास 4 है, चारों ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन चयन करना है। आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। ऑप्शन ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी स्विट्जरलैंड एंड डी आपका है क्या, स्वीडन। आपको 4 ऑप्शन मिल चुके हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब होगा आपका डी।
डी का मतलब स्वीडन। स्वीडन को आपको हम मैप से दिखा देंगे एक बार, क्योंकि मैप पे अगर आप देख लेंगे तो स्वीडन की लोकेशन आपको याद आ जाएगी, क्योंकि स्वीडन ऐसे में बहुत आगे है। एक और रैंक हमने आपको बताई थी, उसमें स्वीडन पहले स्थान पर था। अगर आपको वो रैंकिंग याद आ रही किसने जारी की थी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद आ रही है तो अभी हम आपको लास्ट तक बताएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी आप दिमाग पे चोट रही। देखिए ये है आपका स्वीडन, आपको दिख रहा होगा। इस तरफ आपको दिखेगा कौन सा, इस तरफ आपको दिखेगा एक महासागर, इसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और इसके बगल में आप देख लीजिए, यहीं पर आपको इंग्लिश चैनल दिख जाएगी। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी थी ज्योग्राफी के दृष्टि, लेकिन करंट का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने केवल मैप दिखाया। मैप से आगे चलते हैं, ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2020 सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियन रैंक? इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन डी 119 और ऑप्शन डी 95। तो देखेंगे जो सही जवाब है वो क्या है। आप सही जवाब के लिए 4 ऑप्शन है, इंतजार कर सकते हैं। सही जवाब है 117, 117। कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 166 देशों ने भाग लिया था, 166। और भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 117, एकदम क्लियर। पहले रैंक पे कौन है? स्वीडन। सेकंड पे कौन है? डेनमार्क। थर्ड पे कौन है? फिनलैंड। इतना आपको जानना था, इससे आपको जानना जरूरी कुछ भी नहीं है इसमें। अगला प्रश्न आपसे विचार कर लें, जी आपको जानना यहाँ से भी महत्वपूर्ण है कि देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है उसमें कुल 17 लक्ष्य होते हैं। इन्हें प्राप्त करने का जो टारगेट रखा गया है 2030 रखा गया है। ये करंट का पार्ट नहीं, लेकिन हल्की सी चर्चा हो जाएगी तो आप यहाँ से क्रस्ट कर लो। देखिए जो SDG 1 है वो नो पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त करना चाहता है। SDG 2 भूख को समाप्त करने के लिए है। SDG 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है कोविड के नज़रिए से देखते हुए। क्यों? क्योंकि ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करता है, यानी ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और देखेंगे 4 आपका शिक्षा से जुड़ा है, 5 जेंडर समानता से जुड़ा है, 6 आप देखेंगे स्वच्छता से जुड़ा है, और ऐसे ही आप और भी आप देख सकते हैं। आप इसे खुद डाउनलोड करके आप एक बार डिटेल में देख लेंगे। 7 देखेंगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से है, जिसमें सौर ऊर्जा की पहचान की जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे हर एक क्षेत्र है। आप देखेंगे 13 जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर है। और देखेंगे आपके लिए लाइफ एंड लैंड के लिए है 15। ऐसे 17 गोल दिए गए हैं। इन 17 गोलों को आप एक बार पढ़ लेंगे। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है पाने का। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमें पढ़ने को लक्ष्य हम लेकर आए हैं उससे हम आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बजट के इंडियन बजट में जो 2020-21 का जो बजट आया है उस बजट से ये प्रश्न है। कुछ प्रश्न हमने वहाँ से भी कलेक्ट किए हैं, उसको भी आपको यहाँ से जानना है अगर पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार की जो इकोनॉमी है वो बड़ी ही इस समय खराब स्थिति में चल रही है, ऐसे में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास ए है कर में राज्य का हिस्सा, ऑप्शन आपके पास बी है ब्याज भुगतान, ऑप्शन आपके पास सी है केंद्र प्रायोजित स्कीम, ऑप्शन आपके पास डी है रक्षा क्षेत्र। तो प्रश्न आप देखिएगा क्या पूछा गया है, सर्वाधिक आमदनी या खर्च पूछा गया है, क्या इनकम या एक्सपेंडिचर पूछा गया है। एक्सपेंडिचर अगर पूछा गया है तो राज्य सर्वाधिक केंद्र कहाँ करता है? भारत सरकार कर में राज्यों का हिस्सा दे रहा है। कितना आपको पता होगा इसके लिए? फाइनेंस कमीशन होती है वित्त आयोग, और 14वें वित्त आयोग ने 42% सिफारिश की थी, और 15वें वित्त आयोग ने जो जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं उनकी एक पहली रिपोर्ट आ गई, उन्होंने 41% सिफारिश की है कि राज्यों को दिया जाए, भुगतान किया जाए। तो अब राज्यों को जो हिस्सा मिल रहा है उन राज्यों में पूरे जितना केंद्र सरकार जितनी आमदनी होती है, जितना खर्च करता है, उसका 20% हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को देती है। और वो पूरे इनकम का जैसा कि कहा गया है केंद्र सरकार एक 41% शेयर होगा। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है। इसके पहले 14वें में 42% था। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखेंगे ये सबसे बड़ा हिस्सा, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी की बात कर लें, कितना प्रतिशत ब्याज भुगतान भारत सरकार करती है? 18%। और केंद्र प्रायोजित स्कीम जो होती है उसमें भारत सरकार कितनी योगदान करती है? 9%। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक और है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का कितना % योगदान हो रहा है? तो हो रहा है आपका 1%।
ये जीडीपी का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जीडीपी का नहीं है, ये जितनी इनकम हो रही है उसमें से कितना खर्च कर रही है। ओके, जीडीपी आपको अलग होता है, आपको पता है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, घरेलू जितने घर भारत की डोमेस्टिक एरिया है उसमें जितने उत्पादन की होती है उसकी बात होती है, अलग चीज़ है, कभी चर्चा हो जाएगी इकोनॉमी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है? ये मंत्रालय के अनुसार खर्च की बात की गई है। इसके पहले हमने बात की क्या, ओवरऑल खर्च कहाँ पर भारत सरकार किस क्षेत्र में करती है, किसको देती है, ये मंत्रालय के अनुसार है, किसके सबसे खर्च किया गया है। या इसको इस प्रश्न को ऐसे देख लें कि भारत सरकार ने अपने बजट में सर्वाधिक आवंटन किस मंत्रालय को किया है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन आपके पास है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि विभाग में कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अगर आप सही जवाब का चयन करें तो सही जवाब होगा रक्षा मंत्रालय। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना खर्च किया गया बता देते हैं, 4,71,378 करोड़ रुपए डिफेंस मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। दूसरे नंबर पे गृह मंत्रालय है जिसको आवंटन दिया गया है सेकंड सबसे ज़्यादा, उसको कितना दिया गया है, 1,67,250 करोड़ रुपए। कृषि एवं विकास मंत्रालय को तीसरे नंबर पर स्थान दिया गया है और इसे दिया गया है 1,42,762 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए लास्ट में आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का नंबर और भी कम आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कोरोना को लेकर कि सरकार ने बहुत बड़ी फंडिंग की है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है जिसको सर्वाधिक आवंटन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 2 मदों में बराबर आय किया जाता है, यानी कौन से ऐसे 2 मद हैं या पॉइंट हैं जहाँ से भारत सरकार को इक्वल इनकम हो रहा है आजकल, वो कौन सा है? ऑप्शन ए जीएसटी एवं आयकर, ऑप्शन बी आयकर एवं निगम कर, ऑप्शन सी जीएसटी एवं निगम कर और ऑप्शन डी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी। तो पहले आपको ऑप्शन चयन करने से पहले आपको हम यहीं पर बता देते हैं कि किससे कितना मद आ रहा है, आप खुद चयन कर लेंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आते हैं प्रश्न पर। जिस तरह से आपने पिछले में देखा था खर्च में कहाँ कहाँ हो रहा है, करों में, ब्याज भुगतान, ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहाँ से आ रहा है। सर्वाधिक आ रहा है जीएसटी से, जीएसटी के बाद जीएसटी के ही इक्वल, जीएसटी से कितना आ रहा है बताएंगे, जीएसटी से आ रहा है 18% और जीएसटी से ही इक्वल आ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर से, यहाँ से भी कितना 18%। और तीसरे स्थान पर किसका नाम आ रहा है, वो आ रहा है इनकम टैक्स या आयकर से, यहाँ से कितना आ रहा है, ब्लू पेन से देख लीजिए 17%, 18% जीएसटी से, निगम कर से, आयकर से 17%। उसके बाद आप देखेंगे कर भिन्न राजस्व से 10% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से इनका टोटल 7% है। तो अब आप आ जाइए किनका किनका इक्वल है, जीएसटी और निगम कर का आप ऑप्शन खोज लीजिए। जीएसटी नहीं है, जीएसटी और निगम कर नहीं, आयकर है, निगम कर है लेकिन वो भी जीएसटी नहीं, जीएसटी एंड निगम कर, यानी ऑप्शन रेड से देख लीजिए, सही जवाब है आपका सी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी जीडीपी भारत सरकार से छोटी है? एकदम भारत सरकार को पता है कि 5th सबसे लार्जेस्ट एक जीडीपी में इकोनॉमी हो चुकी है। अगर परचेजिंग पावर में देखेंगे, पीपी पर कैपिटा इनकम देखेंगे, परचेजिंग पावर पर सब कैपिटा इनकम के अनुसार, तो भारत तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरे में सबसे बड़ा कौन सा है? एक सबसे बड़ा यूएसए, चाइना होगा पहले पर, उसके बाद यूएसए होगा, उसके बाद इंडिया होगा परचेजिंग पावर के अनुसार। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी की। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्पष्ट है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी चाइना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत अगर 5th है तो इससे जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी हैं। तो हमें इसमें चयन क्या करना है, हमें चयन करना है जीडीपी की आकार भारत से छोटी है, ठीक है। तो आइए प्रश्न आप पढ़ लिए हैं तो हम विचार करते हैं कौन सी 5 इकॉनमी जो भारत से बड़ी हैं। पहला हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो है यूएसए, सबसे बड़ी इकॉनमी। दूसरा चाइना, तीसरे पे किसका नंबर आता है? अगर तीसरे पे देखेंगे तो वो है जापान, और चौथे पे नंबर आता है जर्मनी का। ओके, तो अब 5वें पे नंबर आ रहा है आपका इंडिया का। अब देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं होगा। तो देखिए इसमें आपके जापान पड़ा है, जर्मनी पड़ा है और चीन पड़ा हुआ है, तो यानी ये ब्रिटेन
यानी यूनाइटेड किंगडम भारत से पीछे है, ये 6ठे स्थान पर है। भारत पहले 7वें स्थान पर था। फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत पहुंचा है 5वें स्थान पर। 2.9 बिलियन डॉलर 2.9 की इसकी टोटल इकोनॉमी हो गई है, जीडीपी हो चुकी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम चरण में आ गए होंगे। हमें लगता है कि 18 से 19 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, गो ओवर वीडियो अंतिम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। आप देख रहे होंगे अपनी घड़ी में कि 8:41 हो चुके हैं, जो कि एक लंबा समय होता है। लगभग 40 मिनट का हमारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, करंट पर तो आज आपने बहुत कुछ सीखा। आज आपने सीखा कोरोना से प्रश्न, आपने सीखा बजट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने सीखा और एफडीजी इंडेक्स से कुछ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा। आज अपने मित्र रमेश चंद्र को यहीं पर मिलेंगे आपसे हम कल फिर सुबह 9 बजे अपने उसी क्लास में, जहां पर हम बेसिक की क्लास करा रहे हैं हिस्ट्री की। उसके बाद फिर आपसे कल मिलेंगे 2 बजे यूपी स्पेशल में, जो कि आज क्लास नहीं हुई है। फिर शाम में मिलेंगे 8 बजे। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश को। जय हिंद, जय भारत।